जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आज बहुत दिन बाद हम दोबारा पढ़ाने आ गए हैं। कुछ कारणवश क्लासें नहीं चल रही थी, लेकिन अब से रेगुलर चलेगी। तो आज से हम पहला चैप्टर फिर से शुरू करने वाले हैं, कूलाम का नियम, फर्स्ट चैप्टर। ठीक। तो सबसे पहले इसमें पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, लगाएंगे हम लोग वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश देखो, फिजिक्स में देखो, अगर आप परिभाषा देखो, फिजिक्स के अनुसार देखोगे, एक सूत्र होता है क्या, आई बराबर होता है क्यू अपान में टी। ठीक। और यहाँ पर क्यू क्या होता है, आवेश होता है। ये होता है आवेश, ये क्या होता है, समय। ये होता है समय। अगर यहाँ पर हम देखेंगे आवेश निकालना है ना, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, और ये क्या होती है, धारा। सॉरी, धारा। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा, आवेश क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक। इतना हो जाएगा आई इंटू टी। इतना हो गया। ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर देखोगे, अगर इस सूत्र से निकालोगे, अगर हम यहाँ पर टी बराबर कितना कर दें, टी बराबर हम कर दें 1 सेकेंड। ठीक। टी बराबर अगर 1 सेकेंड कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर कितना बचेगा, आई। ठीक। क्यू बराबर आई। क्यू बराबर कितना बचा, आई। तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी समय में या 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में या 1 सेकेंड में किसी परिपथ में, किसी परिपथ किसी परिपथ में प्रवाहित प्रवाहित होने वाली, यहाँ पर क्या है, होने वाली क्या है, धारा। होने वाली धारा को क्या कहते हैं, को आवेश कहते हैं। ठीक। आवेश कहते हैं। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह आप देखोगे तो कहा जाता है कि यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब उनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, जिसके कारण वो उसमें एक वैद्युत चुंबकीय, मतलब वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है, उसे कहते हैं आवेश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, उसकी फिजिक्स परिभाषा में अगर देखोगे तो इस तरह, ये क्यू बराबर आई टी फार्मूला लगेगा, टी बराबर 1 सेकेंड कर दो तो हो जाएगा 1 सेकेंड में किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्योंकि देखो, जो जो धारा आ रही है ना, वही तो आवेश के बराबर है कि नहीं, बताओ, है ना। तो 1 सेकेंड में किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को कहते हैं आवेश। लेकिन अगर हम अपने आप से परिभाषा बनाएं तो क्या होता है कि यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, कोई भी वस्तु, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे लोहे की, तब उसमें घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परस्पर गतिमान हो जाते हैं। और जब गतिमान हो जाते हैं तो उनमें एक वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और देखो, अगर इधर देखोगे और इसके अनुसार ये परिभाषा है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अगर प्रकार की बात की जाए, प्रकार आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इतना समझ में आया। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। इतना। ठीक। और एक आता है, अब एक हेडिंग आती है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश की परिकल्पना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का, कि यदि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इसके अनुसार, यदि जैसे मान लो कोई ये पदार्थ है या फिर कोई आवेशित कण है, अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन मान लो उपस्थित है, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर कर देंगे, यहाँ पर से गायब, तो अगर इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कमी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जहां कमी करेंगे वहां पर क्या होगा,
इस पर आएगा क्या, धनात्मक। ये क्या होगा, धनात्मक होगा, ये धनात्मक आवेशित हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या, मान लो यहाँ पर क्या है, कोई आवेशित कण है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं और हम क्या कर दिए, बाहर से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ला के डाल दिए। कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब देखो इसमें हम क्या किए, कमी, यहाँ पर क्या कर दिए, अधिकता, यहाँ पर क्या कर दिए, अधिकता ना। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, सीधा सा इससे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मतलब होता है, इससे सीधा पता लगता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक, इतना समझ में। इसके बाद एक हेडिंग आती है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, या आवेश का क्वांटीकरण, या आवेश का क्वांटम, कुछ भी कहा जाए, उसका मतलब क्या होता है। सीधा सा यहाँ देखो लिख रहे हैं, कुछ नहीं, सबसे मूल आवेश क्या होता है, किसी भी आवेशित कण का मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ई होता है ना। तो उसमें कहा जाता है कि क्वांटीकरण में कि किसी भी कण का आवेशित पदार्थ का जो आवेश होता है वो क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, मतलब कि वो संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है, संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, किसी पर भी आवेश 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता, मतलब कि पूर्ण गुणज रहेगा, पूर्णांक रहेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है आवेश किसी भी पदार्थ पर, लेकिन 2.3 इलेक्ट्रॉन इतना आवेश कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है कि आवेश क्वांटीकरण इसमें रहता है कि आवेश को, जो होते हैं आवेश, वो संख्याओं के पूर्ण गुणज होते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हो सकता है, लेकिन 3.5 नहीं हो सकता। ठीक, इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, एक इसमें आता है एम्पियर की परिभाषा। कहते एक आता है एम्पियर की परिभाषा, उसको लिख बता रहे हैं, एक मिनट लगेगा। एम्पियर की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अधिकतर। एम्पियर की परिभाषा देखो, एम्पियर की परिभाषा में क्या है, एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, ये यहाँ पर केवल परिभाषा बताएंगे और इसका डेरिवेशन आगे है लास्ट वाले चैप्टर में। देखो जैसे कि दो समांतर तार है, आगे चैप्टर मिलेगा आपको, दो समांतर तार है, एक कोई इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1 है, और ये इसमें बहने वाली धारा क्या है, I2 है। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितना है, मान लो 1 मीटर है। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है, और जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ठीक, और दो समांतर तार में इनमें बहने वाली धारा I1 और I2 है, और इनके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। ठीक, अगर 1 मीटर है तब इनमें जो इनके बीच लगने वाला बल होता है, और एक बात और, इस तार की कुछ लंबाई भी होगी, मान लो इस तार की लंबाई क्या है, L है, दोनों की। और हम बोले हैं क्या, ये सीधे भी रहने चाहिए, कैसे, सीधे, और दोनों देखो समांतर भी है ना, समांतर भी है, और तीसरा क्या, निर्वात, निर्वात। ठीक, सीधे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, निर्वात में। तब जो देखो इन पर लगने वाला बल होता है, यहाँ से एक फार्मूला आगे चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, F बराबर होता है, F अपान में L बराबर होता है म्यू 0 अपान में 4 पाई I1 इंटू I2 अपान में क्या होता है, R। अब देखो यहाँ पर अगर मान रखोगे सबका, यहाँ पर मान रखो, I1 का मान हमको कितना रखना है, 1, इसका भी मान रखना है क्या, 1, इसका भी मान कितना रखना है, 1, और क्या करना है, इसका मान तो वैसे भी 1 में, तो F अपान 1, L का मान कितना रखना है, 1 मीटर। देखो हमको 1 मीटर तार लेना है केवल, बस अभी परिभाषा में लिखवा रहे हैं, F अपान में 1, और इसको ऐसे रहने दो, 4 पाई इंटू I1 का मान 1 इंटू 1 अपान में 1,
कितना आ जाएगा, एफ बराबर में आ जाएगा म्यू 0 में 4 पाई, इतना आ जाएगा। और अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक मिनट, यहाँ पर म्यू 0.2 पाई रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 2, ठीक, यहाँ पर 2। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मान क्या होता है, म्यू 0.2 पाई का मान होता है कितना, 2 × 10⁻⁷ अगर इसका मान रखेंगे तो। और यह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन, मतलब इतना इतना आएगा, मिलेगा। कहने का मतलब एफ बराबर में आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो क्या बोला जाता है इसकी परिभाषा, इनकी परिभाषा में, यदि दो सीधे सीधे समांतर, यहाँ शुरू करो, निर्वात में स्थित दो सीधे समांतर लंबे तार जिनकी लंबाई 1 मीटर है, उनमें बहने वाली धाराएं I1 और I2 हैं, तो अगर उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हमको प्राप्त हो जाए, तब उनमें बहने वाली धारा कितना होगी, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। निर्वात में स्थित दो सीधे समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः 1 एम्पियर की हो, तब उनके बीच लगने वाला बल हमको कितना प्राप्त होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का। तब हमको 1 एम्पियर की परिभाषा मिल जाएगी। लिखना पड़ेगा कि लिख लोगे, बताओ, लिख लोगे, इतना लिख सकते हो। इसके बाद सबसे मेन हेडिंग है क्या, कूलाम का नियम। सबसे मेन हेडिंग क्या है, कूलाम का नियम, उसको बताने वाले हैं, इतना समझ जाना। इम्पोर्टेंट है, खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कूलाम का नियम। इसके बाद क्या है, कूलाम का, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर जान लो कि कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबसे मेन यही है, इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा, इसका कूलाम का नियम क्या कहता है कि सबसे पहली बात तो कूलाम का नियम किसके लिए यूज होता है, कूलाम का नियम यूज होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। अगर कहीं पर भी कोई भी पूछे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है कि कूलाम का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉइंट चार्ज। तो स्थिर बिंदु आवेशों क्या होंगे, Q1 होंगे और Q2, उनके बीच की दूरी क्या होगी, R, ठीक। किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए ना। तो पहला, इसके लिए पहला पॉइंट क्या आता है कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो प्रतिकर्षण क्यों बोला गया, क्योंकि देखो आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम में दो पिंड हुआ करते थे, लेकिन दोनों पिंड पर क्या रहता था, लेकिन देखो पिंड पर आवेश तो नहीं रहता था, पिंड पर आवेश नहीं रहता था, उनके बीच हमेशा क्या लगता था, आकर्षण बल लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आवेश है ये प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कि नहीं। अगर प्लस माइनस आप लोग को अभी बता चुके हैं, अगर प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, अगर प्लस प्लस रहेगा प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि हम बता चुके हैं अभी शुरुआत में ही कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण लिखना जरूरी है, नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, समझे नहीं। अगर ये नहीं लिखो गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोनों लिखना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि दोनों प्लस रहेंगे, माइनस प्लस भी हो सकते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती 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 होता
है। ठीक, इतना पहला, ये पहला पॉइंट पॉइंट वाइज बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। हम पूरी परिभाषा लिखे लेकिन अभी पॉइंट वाइज बता रहे हैं। क्या होगा, एक प्रोपोर्शनल में हो जाएगा Q1 इंटू Q2, इसको बना लो समीकरण 1। देखो हम बोले ना, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इतना हो गया ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें आता है कि वही तथा, देखो बार बार नहीं लिखे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसी के बाद तथा लगा दे रहे, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इतना व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना हो गया ना। अब इसको भी लिख दो ऐसे, एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, देखो हम बताएंगे बीच की दूरी क्या होती है, आर होती है। इतना हो गया, इसको समीकरण 2 बना दो। अब देखो दोनों समीकरण को, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से अगर दोनों को लिखोगे, क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल में हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान में r²। ठीक, अभी देखो इसको समीकरण 3 बनाओ। अभी देखो ये ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटेगा नहीं जब तक कोई आप नियतांक नहीं लगाओगे। जब तक नियतांक नहीं लगाओगे यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल हटेगा नहीं। अब देखो आगे यहाँ पर इसी का आगे लिख दे रहे हैं या करके। अब हम इसको कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर में हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान में r²। इतना ये हो जाएगा, किसमें आएगा, न्यूटन में। ठीक, इतना लगने वाला बल का फार्मूला ये आएगा। ठीक है, इतना। अब देखो ये कहाँ से आया, ये है कांस्टेंट, और इसका देखो मान क्या होता है, जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, नियतांक है, इतना। ठीक, नियतांक इतना लिख दिया ना। अब नियतांक है, और इसके अगर जो भी, और हाँ एक बात और, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं किसी भी समीकरण में तो उसका कुछ ना कुछ मान होता है। देखो इसका मान क्या होगा, अगर ये नियतांक लिया गया है तो इसका मान कुछ ना कुछ होगा, और इसका मान क्या होगा, नियतांक है तो क्या होगा, तो इसका मान होगा 1/4πε0 का मान कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना इसका मान होगा, इतना नोट कर लो। इतना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इसका मान होगा, और इसका मात्रा क्या हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना हो गया ना। अभी देखो, अभी इसमें और बाकी है। अभी तो हम इसका ε0 का मान निकालेंगे। ठीक, इतना देखो, हो गया ना। अब देखो यहाँ पर देखो ε0 क्या कहते हैं, ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता, ये सब पूछा जाता है कभी कभी। एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर आएगा तो वो में क्या पूछता है, पूछ लेगा ε0 को क्या कहते हैं, ε0 को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, इतना कहते हैं, इतना नोट कर लो। इसके बाद आगे अब हम इसका ε0 का आंकिक मान निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है, आंकिक मान, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये सब पेपर में पूछा जाता है। आंकिक मान देखो कैसे, अभी हम बताए ना कि क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अभी कितना बताए, 9 × 10⁻9 इतना होता है ना। अब देखो यहीं से निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/, हमको इसको इसका मान निकालना ना, चलना क्या करेंगे, इसको इधर रहने दो, एक काम करो, हाँ इसको इसको उधर लेके चले जा रहे हैं और इसको नीचे इधर, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई गुणे ये पूरा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9, उधर क्या चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू पाई का मान कितना होता है, पाई के मान आप 22/7 यहाँ नहीं रखोगे, 22/7 नहीं रखोगे, यहाँ पर रखो क्या 3.14 गुणे 9 × 10 कितना 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.854 गुणे 10 कितना माइनस में 12, कैसे आएगी, अब इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना होगा, इतना देखो इसको आप हल कर लेना, इतनी वैल्यू आएगी, अगर कैलकुलेट करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, ठीक। और यहाँ पर इसका मात्रक ध्यान रखना, वहां पर अभी मात्रक क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया इसका उल्टा जस्ट अपोजिट, ठीक इतना हो जाएगा इसका मान। अब देखो बीमा, बीमा कैसे निकालेंगे इसकी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा यहाँ से निकालेंगे ना, हम क्या बताए थे, एफ बराबर होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर इतना ना होता है। हमको एप्सिलॉन नॉट निकालना है ना, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2, देखो हम बीमा निकाल रहे हैं, अपान में क्या हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा आर स्क्वायर इतना हो जाएगा ना, इतना। अब देखो ये कांस्टेंट है तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा Q1 इंटू Q2 अपान में एफ आर स्क्वायर। अब देखो वहां से नीचे यहाँ कर रहे हैं, इधर क्या आया है एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 इंटू Q2 अपान में एफ आर स्क्वायर इतना है ना, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, देखो अभी हम क्या बताए थे, आगे इसका जब परिभाषा पढ़ा रहे थे क्या बताए थे कि Q बराबर क्या होता है आई इंटू टी, अभी बताए थे ना शुरुआत में। तो देखो क्यू की हमको बीमा निकालनी है, देखो यहाँ पर क्यू ही तो है, हमको बीमा निकालनी है, तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर, देखो आई एम्पियर, आई की बीमा क्या होती है एम्पियर ए, ठीक, और टाइम क्या होती है टी इतना, तो क्यू की क्या बीमा क्या हो जाएगी ए टी, यहाँ पर क्या रखेंगे ए और टी एक बार Q1 की जगह पे, अभी Q2 भी तो है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे ए टी दो बार, इतना हो गया ना। और बीमा को हमेशा, एक बात और, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब देखो बल की कीमत आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है एम एल टी माइनस में 2 इतना। और देखो आर, आर क्या है दूरी है, दूरी का मतलब लेंथ है, लेंथ की बीमा क्या होती है एल होती है, यहाँ पर लिख दो एल और कैसे स्क्वायर। अब सबको अगर समेटोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एटी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा एम एल क्यूब, देखो एम यहाँ पर है एल यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर भी एल है, क्या हो जाएगा क्यूब टी माइनस में 2 इतना बचेगा। अब सब ऊपर ले जाओ कितना बचेगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाए कितना एम एल क्यूब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3 और एम ऊपर जाएगा कितना -1 और टी एम एल और टी देखो यहाँ पर माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो टी की पावर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद ए स्क्वायर पहले से इतना हो जाएगा बीमा एम इतना m-1 l-3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी इसकी बीमा। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या हो जाएगा बीमा बीमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र आएगा क्या m-1 l-3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर इतना,
इतना आएगा, इतना। ठीक, अगर आप लोग बढ़िया ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये सभी चीजें। इतना ज्यादा आपको कहीं ज्यादा डीपली बताया नहीं जाएगा। ठीक, तो आप लोग बढ़िया ध्यान से पढ़िए। बाकी इसके बाद कल कल का जो टॉपिक होगा, क्या है टॉपिक कल का? हम्म, कल का टॉपिक रहेगा आपका अध्यारोपण सिद्धांत, और उसके आगे कुछ डेरिवेशन रहेंगे।